की हनी है। हनी से मतलब हुआ यहाँ पर बहुत अलग अलग धर्म, अलग अलग विचार, अलग अलग वेशभूषा के लोग भारत में रहते हैं। ज़्यादातर देशों में ऐसा नहीं देखा जाता है। सभी लोगों को बराबर अधिकार हो, समान मिलता हो। भारत में लगभग सभी लोग एक साथ रहते हैं और समानता की भावना और इसके ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे भाषाएं, लगभग हर एक 3-4 मील पर जिसको क्या होता है कि भाषा चेंज हो, भाषा के हिसाब से भी बहुत। तो आज हम भारत की ही चर्चा कर रहे हैं। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि भारत में उत्तर में हिमालय है, और हिमालय जो है हम लोगों की रक्षा भी करता है। एक हिसाब से भारत की रक्षा भी करता है हिमालय। हिमालय होने की वजह से हम लोगों को रक्षा करता है भारत। चलिए, आवाज़ अब देखिए आ रही है या नहीं, चेक कर लेंगे एक बार। मेरे ख्याल से आवाज़ जा रही है। एक बार और कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज़ आ रही है या नहीं। तो भारत के उत्तर में हिमालय है। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय है। और पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला है। तो ये हो गया भारत के भौगोलिक विस्तार की बात। यानी उत्तर में हिमालय है, पश्चिम में अरब सागर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत इतने में फैला हुआ है। भारत के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। तो आवाज़ का हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो आवाज़ मेरे ख्याल से यहाँ तो आ रही है। तो ये हमारा हो गया भौगोलिक विस्तार जो भारत का है। अब हम 7 देशों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार की स्थलीय सीमा भारत से जुड़ा हुआ है। समझ नहीं, स्थलीय सीमा जो है भारत से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा देश जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं म्यांमार की स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। जबकि श्रीलंका व मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो पड़ोसी द्वीपीय देश है। यानी श्रीलंका और मालदीव जो है ना, ये बगल का नीचे है सबसे, और ये द्वीप है। ये मतलब जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये समुद्र सीमा से जुड़ा हुआ देश है। तो आप सभी लोग आ गए हैं। प्रियंका, कृष्णा, पिंकी, काजल, कविता, अमृत, फातिमा, कृष्णा, राजीव, रंजीत, आप सभी का स्वागत है। और बता देंगे कि क्या आवाज़ आ रही है? मुझे कंफ्यूज है। अच्छा, धीरे धीरे से आ रहा है। हम आवाज़ को थोड़ा सा बूस्ट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब आवाज़ आपको अच्छी से जाएगी। चलिए, अब आवाज़ आपको अच्छा से जा रहा होगा। तो ये हमारा हो गया भारत के बारे में। भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है ये हमने जाना। अब है प्रायद्वीप क्या होता है। देखिए, प्रायद्वीप क्या होता है? स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे हम लोग प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है। तो स्थल का वह भाग जहाँ 3 तरफ से पानी ही पानी हो या पानी से घिरा हुआ हो उसे हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। तो क्लियर है। उसके बाद है उत्तरी गोलार्ध।
यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसमें 7 राज्य शामिल है, जो हम कल भी चर्चा किए थे। तो उत्तरी गोलार्ध में हम लोग का देश पड़ता है और इसके बीचों बीच से लगभग लगभग मध्य रेखा गुजरता है, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं हम लोग। मध्य से कर्क रेखा गुजरता है। अब हमारा ये हो गया कर्क रेखा की बात। उसके बाद है पाक जल संधि क्या है। ये सब विशेष टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, अगला जानिए जलोढ़ निपेक्ष क्या है। ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत ही बारीक मिट्टी होता है, जिसको चिकनी मिट्टी बोलते हैं, तथा नदी बेसिन में निपेक्षित कर दी जाती है। इसी को बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी, यानी जल के द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही चिकनी होती है, मुलायम होती है और बारीक होती है। बारीक मतलब बहुत ही मेही होती है। सहायक नदी, सहायक नदी क्या होता है? एक नदी जो किसी मुख्य नदी में एक तरफ आके मिल जाती है, हाँ, या अपना जल एक मुख्य नदी में मिला लेती है, उसी को हम उस नदी का सहायक नदी कहते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि छोटा छोटा नदी एक बड़े नदी में आकर मिल जाता है, तो छोटा छोटा नदी क्या हो जाएगा? सहायक नदी कहलाएंगे। जैसे में गंगा के बहुत सारे सहायक नदी हैं, यानी गंगा में सिर्फ गंगा का ही पानी नहीं है, और सारे नदियों मिलकर ही इतना बड़ा नदी बना है। अब हम बात करते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़े डेल्टा निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा स्थल वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती है, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। तो जहाँ भी जितने भी नदियाँ हैं, सबका जो गंतव्य स्थान है, अंतिम स्थान है, वो होता है समुद्र। यानी समुद्र में जाकर ही सभी नदी मिल जाती है। तो जो समुद्र में मिल जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं नदी का मुहाना। अब है महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ये 4 नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा मतलब वैसा भाग जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ आके मिलती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा है। तो चंचला कुमारी, अच्छा आवाज़ आ रही है तो ठीक है, गुड। तो हमारा महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी जो है वो बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। अब हम बात करते हैं भारत के दो द्वीप समूह के बारे में। एक है लक्षद्वीप, उसके बाद है दो द्वीप समूह। ये अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ ही दूर स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार हमारा राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं कुछ राज्य राजधानी के बारे में। तो भारत में अभी राज्य 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य का नाम और उनकी राजधानी हमें मालूम होना चाहिए। तो पहला हमारा राज्य का नाम अरुणाचल प्रदेश। तो जितने भी लोग आ गए हैं सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, और जो भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो जल्दी जल्दी जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी भी जुड़ जाइए। तो अभी हमको जानना है भारत के राज्य एवं राजधानी, जो बहुत सारे लोग जानते होंगे और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो आज कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे, क्योंकि समय समय पर रिपीट न होने से क्या होता है ना, कभी कभी लोग भूल जाते रहते हैं। तो चलिए
आज हम शुरू करते हैं। तो पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ईटानगर राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर। गुजरात का गांधीनगर है। गुजरात का राजधानी कहाँ है? गांधीनगर इसका राजधानी है। केरल तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। बिहार पटना। झारखंड रांची। झारखंड की राजधानी रांची। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। गोवा का राजधानी पणजी। गोवा का राजधानी पणजी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश शिमला। हिमाचल प्रदेश शिमला। तेलंगाना हैदराबाद। कर्नाटक बेंगलुरु। महाराष्ट्र मुंबई। मणिपुर इम्फाल। पंजाब चंडीगढ़। मध्य प्रदेश भोपाल। तमिलनाडु चेन्नई। मेघालय शिलोंग। राजस्थान जयपुर। मिजोरम आइजोल। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश हैदराबाद। उड़ीसा भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल कोलकाता। नागालैंड कोहिमा। सिक्किम गंगटोक। त्रिपुरा अगरतला। ये 20 स्टेट है और उनके राजधानी के नाम हैं। तो आपको बेसिकली इतने राजधानी का नाम मालूम होना चाहिए। तो हमारे पास ये 28 राज्य है और उनके राजधानी के नाम हैं। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं या कर रहे हैं तो जितने भी राज्य हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल मालूम होना चाहिए आप लोगों को। इतना जरूरी है कम से कम। हर एक राज्य का मुख्यमंत्री कौन है अभी और वहाँ के राज्यपाल कौन है। बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहते हैं, खास करके करेंट में पूछते हैं जो अभी कौन है। तो बेसिक में आपको याद रखना है ये 28 स्टेट के राज्य और राजधानी के बारे में। अब हमारा है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित का मतलब होता है वैसा राज्य या वैसा प्रदेश जो केंद्र सरकार के अधीन में चलता है, यानी जिसका लेखा जोखा, जिसका सारा चीज केंद्र सरकार करती है राज्यपाल के माध्यम से, उसी को हम लोग बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित में क्या होता है कि वहाँ मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। एक दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ का मुख्यमंत्री है। ये अलग अलग अनुसूची में अलग अलग नियम कानून बनाए हुए हैं। केंद्र शासित में प्रदेश में ज़्यादातर मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, वहाँ के राज्यपाल ही वहाँ के सारा चीज़ देखभाल करते हैं। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश का आवश्यकता क्यों पड़ता है? देखिए, जितने भी राज्य है, राज्य होने के लिए किसी भी जगह को, किसी भी जमीन के टुकड़ा को या किसी भी हिस्से को राज्य होने के लिए कुछ नियम और शर्त की आवश्यकता होती है, जैसे जनसंख्या, क्षेत्रफल। इन सभी बातों पर डिपेंड करता है कि वह राज्य के दर्जा लायक है या नहीं है। तो हर चीज़ का एक पैमाना होता है। जैसे में शादी का एक पैमाना है कि 18 साल का होगा तभी शादी होगा। तो क्या हो गया, एक पैमाना तय किया गया है, सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर है। तो इसी हिसाब से प्रदेश को राज्य होने के लिए कुछ चीज़ें आवश्यकता होती है, जिसमें भूभाग, जनसंख्या, वहाँ की क्षमता, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो जो भाग ये पूरा नहीं कर पाता है वो केंद्र शासित प्रदेश बन के रहता है।
केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है कि वहाँ का विकास ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ का जो सारा देखभाल होता है वो केंद्र सरकार करते हैं। आपका या आपके परिवार का ज़्यादा अच्छा कौन सोचेगा? जो आपके आसपास के लोग होंगे। आपको कौन मदद कर सकते हैं? जो आपके आसपास के लोग होंगे। दूर के लोग तो आते हैं, बस ऊपर से देख लिए, सुन लिए, हो गया। इसीलिए राज्य ज़्यादा अच्छा है केंद्र शासित प्रदेश से। तो अभी हम जानते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे भारत में हैं, उनके भी राजधानी है, लेकिन वो राज्य नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहला नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये समुद्र के चारों ओर से घिरा हुआ टापू सब है एक तरह से। उसमें बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन अच्छा खासा लोग उसमें रहते हैं। अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह का राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर नाम है। चंडीगढ़ भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका राजधानी चंडीगढ़ ही है। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीप, ये चारों का मिलकर राजधानी मतलब दमन में है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली में है। लक्षद्वीप की राजधानी जो है कावरत्ती है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, और जम्मू में भी है। तो गर्मी के मौसम में श्रीनगर में चला जाता है, और जब ठंडा का मौसम आता है तो वो जम्मू में आ जाता है। लोग वहाँ 2 राजधानी है। लद्दाख का राजधानी हो गया लेह। ये हमारा हो गया 7 केंद्र शासित प्रदेश। अभी हमने पढ़ा 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब आप लोग जानते होंगे, यानी जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है, जो राज्य जो भूमि का टुकड़ा कहें या देश का टुकड़ा कहें या एक देश का भाग, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है, उसे हम लोग कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। तो जलवायु किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। जैसे में हम बोलते हैं कि यहाँ की जलवायु क्या है, बिहार की जलवायु क्या है, यूपी का जलवायु क्या है, लद्दाख की जलवायु क्या है, जम्मू कश्मीर की जलवायु क्या है, नेपाल की जलवायु क्या है। तो जलवायु कहने का मतलब होता है कि ज़्यादातर स्थिति में उस क्षेत्र में कैसा मौसम रहता है, उसी के औसतन हम लोग उसको जलवायु बोलते हैं। जैसे में जिस क्षेत्र में ज़्यादातर गर्मी पड़ती है उसे हम लोग बोलते हैं उष्ण जलवायु है, या गर्मी वाला जलवायु उधर है। जहाँ पर ज़्यादातर केस में बर्फ़ पड़ती है वहाँ हम लोग बोलते हैं कि ठंडा वाला जलवायु है, ठंडा जलवायु यहाँ की है। तो अनीता कुमारी, विनीता, वर्षा, हेमा, फातिमा, चंचला, अनीता, सभी लोग आए। सभी लोग लाइक भी कर दीजिए। वीडियो भी चल रहा है ना, नीचे लाइक का बटन उसको दबा दीजिए। हाँ, चलिए, अच्छी बात है। तो ये जलवायु है, तो किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम लोग जलवायु बोलते हैं। औसत का मतलब ये नहीं है कि एक दिन बारिश हो गया तो उसको बारिश वाला क्षेत्र घोषित कर देंगे, या 2 महीने लगातार बारिश हो गया तो बारिश का क्षेत्र घोषित कर देंगे। औसत मापा जाता है। तो ये जलवायु हो गया। भारत की जलवायु मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अगर पूरा भारत की जलवायु की बात किया जाए तो इसे कहते हैं मानसून वाला जलवायु है। दीपा कुमारी, गुड इवनिंग। तो मानसून का मतलब होता है जहाँ पर बारिश वारिश की बात होती है। चलिए आज मानसून के बारे में भी जानते हैं। मानसून शब्द जो है अरबी भाषा का मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। यानी मानसून जो हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ भी अप्रैल मई में मानसून आना शुरू होता है, उसका भी एक डेट होता है। हाँ, तो ये मानसून जिस समय होता है वो शुरू होता है हमारे यहाँ भी। तो हमारा जो जलवायु भारत की वो मानसूनी जलवायु है। जो भी लोग लाइक कर दिए हैं उनको दिल से धन्यवाद। राम दुलारी जी, गुड इवनिंग। तो मानसून शब्द जो है मौसम शब्द से लिया गया है। ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। यानी भारत जो है, भारत ग्लोब पर विश्व में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। उष्ण मतलब हल्का सा गर्मी होता है।
हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, इसीलिए यहाँ का जो बारिश होता है ये मानसून पर ही डिपेंड करता है। जैसे पूर्वा हवा जब बहता है तो कहता है नहीं पूर्वा बह रहा है बारिश होगी, लोग बोलते रहते हैं। तो ऐसा इसलिए बोलते हैं कि भारत की जलवायु में जो मानसून की जो योगदान है वो हवा पर डिपेंड रहता है, यानी मानसूनी हवा पर डिपेंड रहता है। भारत में कृषि पर कृषि जो है ये वर्षा पर निर्भर है, यानी भारत का कृषि जो है वर्षा पर निर्भर निर्भर है। तो भारत में अब तो बहुत हद तक लोग पंप सेट से या चला लेते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे कृषि हैं, अगर बारिश नहीं होता है तो फसलें उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो यहाँ का कृषि जो है बारिश पर निर्भर है। किसी अन्य स्थान की जलवायु उसकी स्थिति जो होता है, उसकी ऊंचाई, समुद्र से दूरी पर निर्भर करता है। तो निश्चित रूप से किसी भी जगह का जलवायु वो कितना ऊंचा पर जगह है, ऊंचाई पर जगह बना हुआ है, समुद्र से दूर है कि लग है, तो समुद्र के लग वाला जितना भी एरिया होता है वहाँ देखिएगा न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा सर्दी होती है, क्योंकि समुद्र होने के वजह से वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है मेंटेन रहता है। और जितना ऊंचे जगह में जाएगा उसको जो होता है गर्मी बढ़ती जाती है, नहीं ऊंची जगह में स्थित होने से क्या होगा वहाँ गर्मी बढ़ सकता है। तो किसी भी जगह का जो जलवायु है उसकी ऊंचाई, समुद्र से दूरी इस पर निर्भर करता है। सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होता है। मेघालय में भी एक जगह है जिसको बोला जाता है मौसिन राम, ठीक है। ये मौसिन राम जगह है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। अभी मौसम ठीक ही रहेगा, ठीक ही रहेगा, एकाएक पूरा पानी पानी हो जाता है। तो ये मेघालय का स्थिति है। तो मेघों का घर कहा जाता है मेघालय को, लेकिन मेघालय में भी मौसिन राम जगह है जहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है। ये हो गई हमारी बारिश और मानसून की बात। अब है प्राकृतिक वनस्पति, घास, झाड़ियाँ, पौधे जो मनुष्य के बिना अनुमति के या सहायता के जो प्राकृतिक रूप से कुछ उपज जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। नहीं, जो अपने आप बिना मनुष्य की सहायता से, बिना मनुष्य के रोक टोक के, बिना मनुष्य के सहयोग से जो भी प्राकृतिक वनस्पति उग जाता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। अब है हमारा अगला वन्य प्राणी। हम लोग बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, बस जानकारी के लिए। आप लोग ये जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक रिपीटेशन हो जाने से सिलेबस का आपको था पता रहेगा, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग में यही सब ही आता है। इतना बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। जो भी लोग एनटीटी कर लिए हैं उनका एनटीटी इसी साल ख़त्म हो जाएगा, 2 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगी पूरा। और शिक्षक बनना जिद है तो बीएड या डीएलएड कर ही लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। आपके पास पैसा ज़्यादा है या आप बिहार के बीएड डीएड को अफोर्ड कर सकते हैं तो बिहार से कर लीजिए। अगर आपके पास पैसा की कमी है, चाहते हैं कम पैसा में ही बाहर से हो जाए तो आपको इस राज्य से बाहर करना होगा, बाहर से आपको बीएड करना होगा। बाहर से करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो सब जगह की डिग्री मान्य होता है, सामान्य होता है, तो आप लोग बाहर से भी कर लेंगे। जिनको भी कोई संकोचन हो, डाउट हो, समस्या हो, तो आप हमको फ़ोन करके ये सारी बातें जानकारी ले सकते हैं। फ़ोन नंबर है 8210809355, जो आपके स्क्रीन पर नीचे चल रहा है। नहीं तो बीएड वीएड कर ही लें, क्योंकि उसके बिना शिक्षक अभी तक तो कोई नहीं बना है। एनटीटी का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कब तक आएगा इतना समय आप लोगों के पास नहीं होता है। ये वो कर लिए कोर्स, जब आना होगा डाला जाएगा, लेकिन आप लोग बीएड डीएड भी कर लेंगे। तो ये था हमारा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। अब हम चलते हैं वन्य प्राणी की तरफ, तो हम लोग बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड मतलब जंगल होता है, लाइफ मतलब होता है जीवन, यानी जंगल का जीवन। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीव, वन्य में जो होता है विभिन्न प्रकार के वन्य जीव निवास करते हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, बाघ, हिरन, चीता,
कौवा, मोर, उल्लू, शेरिया, सांप, गिद्दर, सियार, कुछ भी, ये सारा क्या है, वन्य प्राणी है। तो वन्य प्राणी वन्य में ही रहते हैं, निवास करते हैं, सबका निवास स्थान अलग अलग है, सबका सोचने का, रहने का, खाने का, सबका तरीका अलग अलग है, सबके अलग अलग सिम्टम्स है। तो आज हम बात कर रहे हैं टाइगर। टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है, यानी बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है, खास करके गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगल में पाए जाते हैं। हाथी केरल में एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। तो अलग अलग जगह पर ये अलग अलग वन्य जीवों का निवास स्थान है, और अलग अलग जंगल में अलग अलग प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं। बाघ हो गया, बाघ गुजरात के गिर में पाया जाता है। गिर क्या है, गिर वन है, ठीक है। तो ये थोड़ा भी पढ़े भी थे, कुछ चीज़ आपको रिपीटेड कंटेंट लगेगा कि ये चीज़ हम पहले पढ़े भी थे, वास्तव में ये चीज़ पहले भी आप पढ़े थे। नहीं, अब बात करते हैं ऊँट। ऊँट को भारत का रेगिस्तान में उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ठीक है। तो ऊँट को भारत जो रेगिस्तान का क्या कहा जाता है, जहाज कहा जाता है। तो ऊँट ज़्यादातर रेगिस्तान क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। तो ऊँट कहाँ मिलता है, भारत के रेगिस्तान में। तथा जंगली गधा जो होता है कच्छ के रण में पाया जाता है, कच्छ। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू आदि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जंगली बकरी जो होता है, जो बहुत ऊंचे ऊंचे जगह पर जाके अपना चरती है, और वो उसका जो खाल बड़ा बड़ा होता है, बाल भी बड़ा बड़ा होता है, और उसी के बाल और खाल से बाल से पश्मीना शॉल बनाया जाता है, जो एक पश्मीना शॉल लगभग 6 शॉल के बराबर होता है। इतना गर्म होता है, तो महंगा भी होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ बकरी, भालू, ये सब कहाँ पाया जाता है, हिमालय में पाया जाता है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ जिसको बोलते हैं, जो तेंदुआ होता है लेकिन वो मतलब समझिए कि बर्फ पर रहने वाला तेंदुआ। भालू भी होते हैं। ये सब कहाँ पाया जाता है, हिमालय के क्षेत्र में, जिसमें जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ ही बर्फ है। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है, यानी भारत में भी बहुत सारा पक्षी भी है, बहुत सारे पक्षी विलोप के कगार पर है, बहुत सारे पक्षी विलुप्त भी हो गए हुए हैं, लेकिन भारत में अभी भी पक्षी का भी प्रचुरता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आकांक्षा सिंह हेलो, बबीता हेलो, गुड इवनिंग। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है क्या है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। भारत में सांपों की भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें कोबरा और करैत प्रमुख है। आपको बता दे कि केवल 3 सांप ही जहरीले हैं भारत में, कोबरा, करैत, नाग और अफैया जिसको बोलते हैं, 4 है। केवल 3-4 सांप के प्रजाति है जिसमें विष पाए जाते हैं, बाकी किसी भी सांप में विष नहीं होता है। तो भारत में भी बहुत सैकड़ों प्रकार का सांप है, लेकिन करैत, कुबैया, नाग और अफाई, ये 4 सांप में ही केवल विष पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। अच्छा, बहुत सारे लोग मरते हैं, बहुत सारे लोग जो होता है ना, डर के मर जाता है। सब में विष नहीं रहता है, लेकिन डर से ही मर जाता है कि हमको सांप काट लिया है, अब तो मर जाएंगे। तो बहुत सारे लोग हार्ट अटैक की वजह से ही मर जाते हैं, सांप का डर उसके अंदर हो जाता है कि भाई हमको सांप तो अब काट लिया। नहीं, तो भारत में सैकड़ों प्रकार के सांप पाए जाते हैं। काजल कुमारी गुड इवनिंग। काजल कैसे हैं आप। कुछ पक्षी, पिंटेल, बतख, करलियू, फ्लेमिंग, अस्प्रो, लिटिल स्टिंग, प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में आर्कटिक प्रदेश में 8,000 किलोमीटर दूर तक तय करके भारत आता है। कुछ ऐसे पक्षी जो होते हैं, जब अपने यहाँ सर्दी होता है, सर्दी शुरू होता है, लगभग 8,000 किलोमीटर उड़कर भारत में आते हैं। विदेशी पक्षी जिसको बुलाता है, जिसे हम लोग प्रवासी पक्षी भी बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रवासी पक्षी। तो प्रवासी पक्षी अपने यहाँ आते हैं, खास करके ठंडा के मौसम में। इन पक्षियों का नाम पिंटेल, बत्तख,
कार्लियू, फ्लेमिंगो, ओस्प्रो, लिटिल स्टिंग, ये सब पक्षी का नाम है। सबसे छोटी पक्षी जो होता है जिसका नाम है लिटिल स्टिंट, जिसका वजन 15 ग्राम होता है। आप सोचिए कि सबसे छोटी पक्षी है जिसका नाम है लिटिल, नाम ही है लिटिल स्टिंट, जिसका वजन 15 ग्राम मात्र होता है। कर्नाटक प्रदेश में 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। सॉरी, आर्कटिक प्रदेश में कर्नाटक, मतलब आर्कटिक प्रदेश से, मतलब जहाँ पर ठंडा है, नहीं ध्रुवीय प्रदेश हम लोग पढ़ रहे थे, आर्कटिक, उस प्रदेश से लगभग 8,000 किलोमीटर दूरी तय करके भारत में आता है ये चिड़िया। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। एकदम, ये सब आपके कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सब सारा नोट्स जो है एनसीईआरटी से लिया गया, किताब से है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह जो होता है वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यानी अक्टूबर माह का पहला सप्ताह को हम लोग बोलते हैं वन्य जीव सप्ताह। अब बात कर रहे हैं प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी पेलिकन, साइबेरियन सारस, स्ट्रॉक, फ्लेमिंगो, पिनटेल बत्तख इत्यादि प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन सारस साइबेरिया से दिसंबर महीने में आता है तथा मार्च के आरंभ तक रहता है। अब जो समय आ गया वो सब यहाँ से फिर चला जाएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रवासी पक्षी, जो कुछ दिनों के लिए हमारे देश में आते हैं, तो 3 महीना रहते हैं, खाना पीना खाते हैं और चले जाते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं प्रवासी पक्षी। यानी प्रवासी का मतलब होता है दूसरे जगह से आकर बसने वालों को हम लोग प्रवासी बोलते हैं। ये हो गया प्रवासी पक्षी, जिसमें साइबेरियन सारस और पेलिकन शब्द जो है, जो पक्षी है, ये महत्वपूर्ण है, ये हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन सारस तो दिसंबर के मौसम में ही आ जाते हैं, और मार्च जब शुरू होता है, अभी मार्च शुरू हुआ है, अब जो गर्मी आने लगी है तो वो यहाँ से चला जाता है। तो सोचिए कि जीव जंतु भी एक एक देश से दूसरे देश जाता है, वहाँ रहता है, मौज मस्ती करता है, और फिर अपने देश को वापस चला जाता है। कितना अच्छा चीज़ है। तो उस सब में भी एक सेंस होता है, कॉमन सेंस होता है, सोचने विचारने का क्षमता होता है, और सबका एक अलग समूह है, एक सोशल है। जैसे हम लोग सामाजिक आदमी हैं, हमारा एक समाज है, हमारे समाज में हमारा कुछ पोजीशन है, कुछ दायित्व है, कुछ कर्तव्य है। उसी हिसाब से हर एक प्राणी में उसका समाज है, उसका दायित्व, उसका कर्तव्य है, और वो कर्तव्य का निर्वहन भी करता है। तो ये हमारा हो गया कुछ वन्य प्राणी के बारे में छोटा सा शॉर्ट जानकारी। अब हमको पढ़ना है इकोलॉजी सिस्टम, या इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। अंग्रेजी में इकोसिस्टम बोलते हैं, जिसको हिंदी में परितंत्र कहते हैं। परितंत्र वह तंत्र होता है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित है। तो हम लोग जो सोसाइटी है, ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, तंत्र है। इस तंत्र में सभी लोग, जीवधारी जितने भी जीव है, वो सभी लोग आपस में रहते हैं, और सभी को एक दूसरे का साथ चाहिए होता है। चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, सबसे सब हम जानते हैं। डेल्टा क्या होता है, दो नदी का जो मिलन होता है, मिलन के क्षेत्र को ही हम लोग डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा में क्या होता है कि उसमें मिट्टी होता है, और मिट्टी जो डेल्टा से बनता है, मिलन से जो डेल्टा का मिट्टी जो बनता है, वो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होता है। उसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं, जहाँ पर दो या दो से अधिक नदी का मिलाप होता है एक जगह पर। हाँ, वैसे क्षेत्र को हम लोग डेल्टा क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं परितंत्र। तो इकोलॉजी सिस्टम में, या हम लोग जो है वो परितंत्र है, यहाँ पर सबों को रहने की आज़ादी है। जानवर को भी रहने की आज़ादी है, हमारा भी आज़ादी। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि धरती सबके लिए है, केवल मनुष्य के लिए नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमको लगता है कि मेरे ही लिए हैं। हमारे पास बुद्धि आ गई, शक्ति आ गई,
तो हम सबको मारते रहते हैं, किसी को काट देते हैं, बकरी को काट देते हैं, कुछ कर देते हैं। लेकिन सच पूछिएगा तो ये पर्यावरण जो है सबके लिए है और सबका परस्पर सहयोग होता है। नहीं, तो ये हमारा है परितंत्र। अगला हमारा है पर्यावरण। जीवित प्राणी के चारों ओर जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थल, वस्तु, प्रकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। यह प्रकृति एवं मानव निर्मित हो सकते हैं, जैसे स्थल परिघटना का मिश्रण है। जैसे में कुछ जो पर्यावरण है, कुछ तो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ ऑटोमेटिक बने होते हैं। तो मानव के द्वारा बनाए बनाए जाते हैं, जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग रहने का घर बनाते हैं, गांव बनाते हैं, शहर बनाते हैं, वो मानव द्वारा बनाया गया है। तो ये क्या हो गया? पर्यावरण है। 1 घंटा में आइए। चलिए, इसी को बोलते हैं हम लोग पर्यावरण। तो हमारे आसपास में जितने भी लोग हैं वो सब क्या है? जितने भी समाज के लोग हैं, प्राकृतिक संसाधन है, ये सभी हमारा पर्यावरण है। अब हमारा है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम लोग भूमंडल बोलते हैं। जिस पर हम लोग रहते हैं क्या है? भूमंडल है। यहाँ पर भूमंडल में गैस की परतें रहते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरी रहती है। अब पृथ्वी के चारों ओर से घिरे रहे जो गैस है उसी को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल, जहां पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य दूसरी गैस भी पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं जलमंडल। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाँ, लिथोस्फीयर, ये 4 प्रकार के स्फीयर जनरली। नहीं, तो जलमंडल जितने भी जल है, जैसे में नदी हो गया, समुद्र हो गया, ये सब क्या है? जलों का भंडार है। इसीलिए इसे कहा जाता है जलमंडल। तो जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं हो सकती है, जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सभी शामिल है। हमने बताया था कल कि जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ के रूप में कहीं पड़ा हुआ है। यानी जल ही तो है, बर्फ क्या है? जल का ही जमा हुआ भाग है, सॉलिड स्टेट है। तो जल का बहुत बड़ी मात्राएं बड़े बड़े पहाड़ के रूप में, चट्टान के रूप में जमा हुआ है। और हमारा जो वायुमंडल गर्म हो रहा है उससे वही बर्फ पिघलने का डर है। जिस दिन ग्लेशियर पिघलने लगेगा, अभी ज़्यादा पिघल रहा है, लेकिन अगर और ज़्यादा ग्लेशियर पिघलने लगेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पानी ही पानी हो जाएगा। तो हमारा जो जलमंडल की बात हो रही है, वो जलमंडल में सभी प्रकार के जल हैं, चाहे बर्फ के रूप में हो, जल के रूप में हो, चाहे वाष्प के रूप में हो, जलवाष्प जिसको बोलते हैं। में हम लोग बादल बादल भी बोल सकते हैं। बादल भी क्या है? जल का ही तो रूप है, जल का ही तो वाष्प है वो। तो इसे हम लोग बोलते हैं जलमंडल। तो हमने पढ़ा भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। भूमंडल जहाँ पर हम लोग रहते हैं, भूमंडल। भूमंडल के आसपास जो वायु है उसी को बोलते हैं वायुमंडल। भूमंडल पर जो पानी है उसे बोलते हैं हम लोग जलमंडल। अब है जीव मंडल। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सही प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो मंडल तो बहुत है, लेकिन क्या सभी मंडल में आदमी रहते हैं? नहीं रहते हैं। सभी मंडल में लोग निवास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक आदमी को जीवित रहने के लिए सभी चीज़ की आवश्यकता है। जैसे हवा की आवश्यकता है, गर्मी की आवश्यकता है, सूरज की रोशनी की आवश्यकता है। ये ये हमको आवश्यकता है। लेकिन ऐसी चीज़ें पृथ्वी के हर एक सतह पर नहीं है। जिस सतह पर ये चीज़ें नहीं है वहाँ लोग निवास नहीं करते हैं। तो अभी हम कर रहे थे जीव मंडल। तो जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है। जीव मंडल को हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं। अब तीनों में से कोई एक ना मिलेगा तो काम थोड़ी चलेगा। खाली पहाड़े पहाड़ रहेगा और में कुछ नहीं उगेगा तो आदमी खाएगा क्या? तो वहाँ उसको हम लोग जीव मंडल नहीं बोल सकते।
सब कुछ रहेगा, हवा नहीं रहेगा तो सांस कैसे लेगा। तो जीव मंडल होने के लिए ये सभी चीजें होना है, और जहाँ ये चीजें हैं वहाँ लोग निवास करते हैं, जीवन पाए जाते हैं। आज के डेट में भी जो समतल भूमि पर जो लोग रहते हैं, समतल भूमि का जो क्षेत्र है, जहाँ भूमि प्लेन है, जहाँ उपजाऊ चीजें होती है, धान गेहूं फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। जहाँ पर्वत पठार सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, वहाँ पर लोगों की संख्या कम है। आज भी ऐसा ही है। अगर आप लोग समतल एरिया में रहते हैं जहाँ पे सब कुछ प्लेन है, खेती बाड़ी होता है, सब कुछ होता है, वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या है, वहाँ लोग ही लोग भरे हुए हैं। लेकिन आज भी जहाँ पर खाली पहाड़ है, खाली पठार है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है या सिर्फ बालू ही बालू है, वहाँ लोग नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि आदमी को जीने के लिए हर एक चीज़ की आवश्यकता होती है। तो जीव मंडल का एक सीमित क्षेत्र है, इसीलिए इसको कहा गया है जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र में है। ऐसे सारा मंडल है, लेकिन जीवन मंडल जो है यानी जीव मंडल जिसको बोलते हैं, वो एक सीमित क्षेत्र में ही पाया जाता है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की सतह। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, एक बड़े स्थलीय भूभाग में और दूसरा महाद्वीप में। देखिए, महाद्वीप जो होता है भूभाग का ही एक स्थल भाग होता है, बड़े बड़े भाग होता है, जिसे हम लोग महाद्वीप के नाम से जानते हैं, तथा बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। तो जहाँ पर जैसे में जहाँ पर छोटा होगा वहाँ पर हम लोग बोलते हैं महाद्वीप, ठीक है। और जो बड़ा जलाशय होता है उसे हम लोग बोलते हैं महासागर, ठीक है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब अगर आप मैप देखते हैं तो वहाँ देख रहे हैं ना कि विश्व के सभी देश का जो महासागर है यानी जो समुद्र है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भले देश का कुछ कट गया हुआ है, फिर थोड़ा देर के बाद फिर आया हुआ है, ये अलग है, लेकिन महासागर सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। तल का मतलब होता है नीचे वाला। समुद्र जल का जो तल है, लगभग लगभग जितने भी विश्व में समुद्र है उस सभी जगह पर क्या है, समान है। जल स्थल की ऊंचाई समुद्र के तल से ही मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। यानी समुद्र का जो तली होगा, नीचे वाला क्षेत्र होगा, उसे क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। और उसी से जो ऊंचाई होता है, उसी ऊंचाई को हम लोग आज ही मानते हैं। नहीं तो अगर हम लोग किसी भी चीज़ का ऊंचाई, पर्वत का ऊंचाई पता करना हो तो समुद्र तल के ऊंचाई से उसका ऊंचाई मापा जाता है कि ये इतने मीटर का पर्वत है। जैसे हमने पढ़ा था कि एवरेस्ट की ऊंचाई, भाई ऊंचाई कौन नापा कि कितना है, कहाँ से मापाया गया, तो ये समुद्र तल से मापा जाता है ऊंचाई। तो समुद्र तल से ही ऊंचाई मापा जाता है। तो हम लोग का एवरेस्ट जो है 8,848 मीटर ऊंचा है। तो इसका ऊंचाई कैसे मापे हम लोग, तो समुद्र तल से ही हम लोग मापे हैं। अब चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। ये विश्व का सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। यानी माउंट एवरेस्ट, एकदम याद रखिए आप लोग, माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट जो है वो समुद्र के तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। अब बात करते हैं सबसे गहरा क्षेत्र, जो हम लोग कल भी पढ़े थे। तो विश्व का सबसे गहरा भाग जो है प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त जो है सबसे गहरा जगह है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है। जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, और विश्व का सबसे गहरा भाग मिरियाना गर्त। मिरियाना गर्त प्रशांत महासागर में एक जगह है। तो ये हो गया सबसे नीचे वाली बात, और सबसे ऊंचे वाली बात भी हो गई।
तो ये हमारा हो गया पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अब ये पृथ्वी पर का छोटा छोटा चीज हमने पढ़ लिया। तो अब हम शुरू कर रहे हैं प्राकृतिक पर्यावरण। जल्दी ही हम लोग खत्म करेंगे, 2 महीने बाद एग्जाम है। जितने भी लोग बीएड नहीं किए हैं, डीएड नहीं किए हैं, इंटर पास कर गए हैं, सभी लोग बीएड डीएड कर लीजिए। शिक्षक ही बनना है तो दुनिया में शिक्षक से अच्छा जॉब कोई नहीं है, ध्यान कर लो, खास करके महिला के लिए। एकदम सब दिन घर ही रहिए और नौकरियों है, एतवार के घर ही रहिए, नौकरियों है, समझे। तो सबसे अच्छा जॉब है, अगर इस जॉब को आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग बीएड और डीएड कर ही लेंगे। थोड़ा बहुत उपाय करिए, थोड़ा बहुत पैसा तो खर्चा होता ही होता है। पैसा आपके पास ठीक ठाक स्थिति में है तो आप बिहार से कर सकते हैं। थोड़ा सा स्थिति थोड़ा सा नहीं अच्छा है तो आप मैनेज करके बाहर से कर लीजिए, 70-80 हज़ार में वहाँ भी हो जाता है। तो कहना ही क्या है, दोनों साल का यहाँ करिएगा तो 2 लाख लग जाएगा। तो आप जितने भी लोग अब एनटीटी कर रहे हैं उन सबसे आग्रह है कि आप लोग कर ही लीजिए। हम चाहते हैं कि आने वाले 3 से 4 साल में आप लोगों को हम सरकारी शिक्षक के रूप में देखें, मेरा एकदम यही कामना है। और हमने बहुत सारे आप में एनटीटी में करने वाले बहुत सारे लोग बीएड वगैरह में एडमिशन लिए हैं, इस बार लिए हैं, उन सबको भी शुभकामना है कि आप लोग जल्दी जल्दी आइए और 2026 से 27 तक आप लोग सरकारी शिक्षक बन के लौटिए। चलिए, तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक पर्यावरण। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा एवं जीव जंतु, ये सब क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है। और प्राकृतिक पर्यावरण यही लोग तो बनाते हैं जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, नहीं। ये सब क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण है। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। जो कठोर परपट्टी है, जो जिस पर हम लोग रहते हैं, उसको तो हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिज से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। तो स्थल मंडल तो हम लोग जान गए, पृथ्वी के सबसे ऊपर की पट्टी को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। और स्थल मंडल और क्या होता है देख लीजिए। वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव के वस्तुओं के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यहाँ खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। यह जो होता है स्थल मंडल जो होता है, यहाँ पर खनिज संपदा भी मिलता है। खनिज संपदा का मतलब हो गया सोना, चांदी, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, खनिज पदार्थ है। तो जो खन के निकाला जाता है, जो खन के निकाला जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। तो जो खन के निकाला जाए उसे बोलेंगे खनिज। तो हम लोगों का हो गया स्थल मंडल। जल मंडल क्या होता है, जो क्षेत्र जल से भरा होता है उसे जलमंडल कहते हैं। जिसका स्रोत है नदी, झील, समुद्र, सागर, ये सब क्या है, जलमंडल है। वायुमंडल किसे कहते हैं, जो हमारे पृथ्वी है और उसके चारों ओर एक वायु की परत फैली हुई है, उसी को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, वायुमंडल को थामे रखता है। यानी हवा जो है ऊपर नहीं जाता है। क्यों, सुनते हो कि ऊपर जाने के बाद हवा नहीं होता है। तो पृथ्वी में क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मान होता है 9.8। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण हमारे चारों ओर का वायुमंडल जो होता है ना, रुका रहता है, थमा रहता है, इधर उधर नहीं भागता है। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है वायुमंडल के कारण। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो वायुमंडल क्या करता है, सूर्य से आने वाली गर्मी और सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण या अन्य सारी हानिकारक किरण को छान लेता है, वायुमंडल में ही छान लेता है या थामे रखता है, हानिकारक चीज हमारे तक नहीं पहुंचने देता है। ये किसके कारण होता है, वायुमंडल के कारण होता है। अगर वायुमंडल नहीं रहता तो सूर्य का सीधा किरण हमारे पर पड़ता और हमारा देह जल जाता है, नहीं, बहुत सारी बीमारियां होती। तो जितने भी सूर्य में हानिकारक किरण है, वो सारी किरण जो होता है हमारे वायुमंडल में ही छन जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं
इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होगा। जब बारिश होती है तो मौसम ठंडा हो जाता है, क्योंकि वायुमंडल में चेंजेज आए हैं। वायुमंडल के परिवर्तन से हमारा मौसम भी बदलता है। ये तो हो गया हमारा वायुमंडल, इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब है जैव मंडल। पादप मतलब प्लांट। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। आप लोगों से एक और आग्रह है, जितने भी लोग व्हाट्सएप फेसबुक चलाते हैं, इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि बहुत सारे लोग देख लेंगे आप लोगों के बहाने से, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, ऐसे आपकी मर्जी हो तो करिएगा। तो इसको शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग तो देखना चाहें, या जो भी आपके आसपास के लोग जो एनटीटी वगैरह कर रहे हैं या टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं या ऐसे भी देखना चाहते हैं तो वो देख लेंगे। तो आप लोग अपने मोबाइल से शेयर भी कर देंगे बाद में, चाहे अभी भी कर सकते हैं। शेयर का बटन में दबाइएगा, उसको दबा दीजिएगा। ठीक है। देखता है 20 आदमी लाइव क्लास, लाइक आता है 20 को। 30 आदमी देखता है लाइव क्लास आता है, 76 आदमी देखा है लाइक है 20 को। जो भी लाइक नहीं किया कर दीजिए भाई। हाँ, चलिए तो हम शुरू करते हैं। जय मंडल हो गया। अब है जीव मंडल। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरियो से लेकर बड़े बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। तो जीव मंडल क्या है? हम लोग जो रह रहे हैं वो जीव मंडल में रह रहे हैं, जहाँ पे जीव जंतु तो हैं ही, उसके साथ साथ हमारे छोटे छोटे बैक्टीरिया भी है जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, और बड़े बड़े जानवर भी यहाँ रहते हैं। और जीव मंडल में रहने के लिए सबको कुछ न कुछ की आवश्यकता होती है, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इस पर जीव मंडल पर ही आधारित है या निर्भर है। तो जीव मंडल को यानी संपूर्ण जीव मंडल को दो भागों में बांट सकते हैं। एक जिसमें प्राण है जो चलता फिरता है, और एक जो पेड़ पौधे हैं, तब उसको बोलते हैं जंतु जगत, जंतु जगत को बोलते हैं। और दूसरा होता है प्लांट, प्लांट किंगडम यानी पादप जगत। ये तो हमारा हो गया हमारे मनुष्य जीवन फलान चलाना ठिकाने के बारे में। तो हमारा ये खत्म हो गया। अब हमको पढ़ना है अगला, प्रकृति का आंतरिक भाग। नहीं, सॉरी, पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो पृथ्वी का अंदर में क्या क्या चीज़ है, अंदर आंतरिक चीज़ क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हमको अभी पढ़ना है। तो आज इसको हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो है सरासर खिंचा रहा है, तो इतना एक के साथ पढ़ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप सभी लोगों में से किन्हीं को कोई भी बात पर डाउट हो तो एक बार बता दिया जाए, कमेंट कर दिया जाए, ताकि हम दोबारा प्रकाश डाल दें। नहीं तो आज के लिए क्लास हम इतना करके ही एंड करेंगे। किसी को कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो जल्द से जल्द बताइए, नहीं तो आज की क्लास यहीं एंड होगा। तो दरअसल हम लोग अपने जीवन के बारे में, अपने देश के बारे में, और किस देश में क्या स्थिति है, और ये हमने पढ़ा था आज। और हमारे देश की राज्य राजधानी के बारे में पढ़ा। हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है, राज्य की संख्या कितनी है, की राजधानी कौन कौन सी चीज़ है, पर्यावरण क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, और इसी हिसाब से हम लोग पढ़ा था परितंत्र क्या होता है, वन्य प्राणी कैसे हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ा। तो आज के लिए हमारा क्लास इतना ही रहेगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग, यानी आंतरिक भाग के बारे में हम लोग नया दिन से पढ़ेंगे, नया चीज़ से पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें अभी बहुत सारी जानकारियाँ लेनी है, और लगभग लगभग हम लोग 30 पेज ख़त्म कर चुके हैं। तो 150 पेज के आसपास ये आपका सोशल साइंस का ये टॉपिक है। आप लोग सोशल साइंस को देख लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं
अगले क्लास में। तब तक सभी को गुड नाइट और बाय बाय।